अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? आई होप कि आपका रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा होगा। सो आई वेलकम यू टू आवर फोर्थ क्लास टुडे। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि यूजिंग द चैट बॉक्स ऑफ कोर्स, कि आप लोगों ने कल की क्लास में जो हमने एक एग्जांपल की थी सॉफ्टवेयर पे, डिड एनीबॉडी ट्राई टू डाउनलोड प्रो कनेक्ट? किस किस ने डाउनलोड कर लिया हुआ है अपने पास? जी, एनीबॉडी? आपको कोई इशू तो नहीं हुआ प्रो कनेक्ट डाउनलोड करके उसको लॉगिन करना या अपना आईडी बनाते हुए? शेरोज, मैंने कल क्लास में शायद एक्सप्लेन किया था कि आपने सबसे पहले intuit.com पे जाना है और अपना वहां पे जाके आईडी बनाना है, ठीक है? उसके लिए आप एक नया ईमेल यूज करेंगे। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से बनेगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। intuit.com। अच्छा देखें, इंटुइट जो है ना वो बेसिकली पेरेंट कंपनी, आप इसको समझ लें, या मेन जो वेबसाइट है दैट इज intuit.com। अब ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना इनके, जिसमें ये टर्बोटैक्स भी शामिल है, और इसका क्रेडिट कार्मा भी इनकी एक ऐप है, फिर क्विक बुक्स है, मेल चिम्प है। तो दीज ऑल बिलोंग टू इंटुइट। तो आप अगर इंटुइट का एक लॉगिन बना लेते हैं तो आप इनमें से तमाम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। आप क्विक बुक्स भी इसी से यूज करेंगे और प्रो कनेक्ट भी इसी से यूज करेंगे। सो यहाँ पे जाएंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, और साइन इन पे जाके आप अपना सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे। जब यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा, ये अकाउंट बनाते हुए बेसिकली एक फॉर्म आपसे वो फिल करवाता है जिसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब चूंकि मेरा तो ये ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, सो इसलिए ये डायरेक्टली इसने लॉग इन कर दिया है मुझे। आपको ये पेज नजर आ रहा होगा। लेकिन जब आप नया अकाउंट बनाने जाते हैं ना इस वेबसाइट पे, यहाँ साइन इन के थ्रू, तो लॉग इन जैसे आप कोई भी अपना क्रिएट करते हैं, तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है बेसिक। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल आईडी मांगेगा, ठीक है, आपकी लोकेशन मांगेगा, सब चीज़ें मांगेगा। और नीचे हो सकता है वो आपसे यूएस का नंबर भी मांगे। तो आपने ऑब्वियसली, आपके पास यूएसए का नंबर तो नहीं होगा, तो आप पाकिस्तान वाला नंबर यूज़ करें। जो आपका मोबाइल नंबर है, कंट्री सेलेक्ट करें पाकिस्तान, और वही नंबर यूज़ करते हुए आप अ, अपना जो वो लॉगिन है उसको क्रिएट करेंगे। आपके नंबर पे कोड आएगा, वो कोड आपने यूज़ करके साइन इन करना है। तो इसके लिए मैंने प्रेफर्ड वे ये बताया था कि आप एक नया ईमेल आईडी यूज़ करें, ठीक है? चाहे वो याहू का हो, जीमेल का हो, जिसका भी हो, नो इश्यूज। बट कोशिश ये करें कि एक नया ईमेल आईडी हो, और उसी से आपने अपना ये अकाउंट बनाना है। अब जैसे मैंने भी अपना ये अकाउंट बनाया था जब फर्स्ट टाइम, तो एक नया आईडी बनाया था, हमजा डॉट यूएस, हमजा डॉट अमीर यूएस टैक्स प्रेप के नाम से मैंने एक आईडी बनाया। उसी को यूज करके इंटुइट का लॉगिन बनाया। फिर यही इंटुइट का लॉगिन जब बन जाता है, तो इसी के अंदर ऑप्शन आ जाता है कि आपने प्रो कनेक्ट यूज करना है या क्विक बुक्स यूज करना है या जो भी। तो जब आप प्रो कनेक्ट पे जाते हैं तो आपका वही आईडी इंटुइट वाला यूज हो जाता है प्रो कनेक्ट के लिए। तो जब आप प्रो कनेक्ट में लॉग इन हो जाते हैं तो फर्दर तो आपको स्क्रीन कल जब जैसे हमने देखी भी थी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आपको कल हमने एक रिटर्न भी जैसे प्रिपेयर की थी, तो फर्स्ट आपको स्क्रीन यहाँ पे ये शो करता है फिर प्रो कनेक्ट। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर किसी ने अगर इंस्टॉल किया है किसी, तो वो भी मुझे बता दें कि किस किस ने इंस्टॉल कर लिया हुआ है ऑलरेडी। तो कोई इशू नहीं है, आप लोग ट्राई कीजिए। इसमें ऑब्वियसली कुछ आपको मुश्किल आएगी, बट विद द 2-3 ट्राइज ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, नो इशू। ठीक है।
अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज़, क्लास शुरू करने से पहले कल कल कुछ कमेंट अ, वो मुझे जैसे चैट बॉक्स में मिले थे कि सर ये बहुत मुश्किल है और हम कैसे करेंगे और ये वो। सो देखें, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपना जो स्कोप है ना काम का, वो अगर डिफाइन कर लेंगे ना कि यार मैंने, मेरा बेसिकली एज अ टैक्स प्रिपेरर ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने यूएस की टैक्स लॉ में पीएचडी नहीं करनी, और ना ही मैं आपको पीएचडी करवा रहा हूँ। समझ रहे हैं? आप यहाँ पे आए हैं टैक्स प्रिपेरर बनने के लिए, तो टैक्स प्रिपेरर का बेसिक काम ये है कि उसने डेटा फॉर्म्स में इनपुट करना सीखना है। और आपकी जो टारगेट मार्केट है ना, वो बी टू सी नहीं आपने करना, यानी आपने डायरेक्टली क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं करना जब भी आपने बिजनेस शुरू करना है। बिकॉज डायरेक्टली क्लाइंट्स को जब भी आप हैंडल करेंगे तो आपका नॉलेज बेस उतना नहीं होता। ठीक है? ये सारे जो बैकएंड पे चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो जब तक आपको क्लियर नहीं होता, क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करता है, आप उस वक्त फंस जाते हैं। सो आपका जो बेसिक जो टारगेट है ना, वो है सीपीएफ फॉर्म। सीपीएफ फॉर्म को आप अप्रोच करें। ठीक है? वो डिफरेंट तरीके हैं अपने आप की सर्विसेज मार्केट करने के लिए। सबसे बेस्ट अप्रोच इज टू यूज द लिंक्डइन फोरम। ठीक है? लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल को एक्टिव करें, अच्छा सा प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, फिर अपनी जो यूएस की आपकी एक्सपर्टीज है, या जो मार्केट नीश है जिसमें आप काम करना चाहते हैं, उसके हवाले से कुछ ना कुछ शेयरिंग करते रहें, लोगों को फॉलो करें, और वहीं से आपके कनेक्शंस बनते हैं। एवरीबडी हैज स्टार्टेड लाइक दिस। देखिए, फर्स्ट डे जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपका काम पहले दिन से नहीं चलता। वो जैसे कहते भी है ना कि हथेली पे सरसों नहीं उगाई जा सकती। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि आप ये कोर्स मेरे से या किसी भी और ट्यूटर से 2 ढाई महीने में करके आप कहें कि यार डॉलर की बारिश होना शुरू हो जाए। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपने बेसिकली अपने आप को तैयार करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी करने का क्या मतलब है कि ये कोर्स करके ऑब्वियसली आपने अपने आप को मार्केट करना है डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, जिसमें लिंक्डइन सबसे बेस्ट फोरम है। फिर आप अपने कुछ कनेक्ट भी यूज करते हैं। ठीक है? और जब आप सीपीए फर्म के साथ 2 एक साल काम कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप बेशक मूव हो जाएं बी टू सी की तरफ, अपने इंडिविजुअल क्लाइंट्स के भी काम करें। ये उन लोगों के लिए जो यूएस मार्केट में काम करना चाहते हैं। हाँ, कुछ और ऑप्शंस हैं इसी यूएस के, यानी इस टैक्स के लैंडस्केप में कुछ काम करने के, जैसे एलएलसी फॉर्मेशन का एक काम है, या जैसे एलएलसी की रिटर्न फाइलिंग का काम है। उसके लिए इतनी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। वो भी हमारे कोर्स का पार्ट है, वो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं राइट आफ्टर दिस कोर्स। चाहे आपको सीपीएफ फॉर्म मिलती है चाहे नहीं मिलती, नॉट अ बिग डील। एलएलसी फॉर्मेशन का काम आप यहीं से कर सकते हैं। जो जो स्टेट्स में सेल्स एक्ट रजिस्ट्रेशन का काम है वो शुरू कर सकते हैं हम लोग। जो एलएलसीज के एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स लेने होते हैं आईआरएस से, वो काम आप यहाँ से बैठ के कर सकते हैं विदाउट सीपीएफ फॉर्म। सो देर आर मल्टीपल वेज विच यू कैन यूज टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो आपने एक तो कंसिस्टेंट रहना है इस काम में, और बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट, और इसमें यानी इट्स नॉट सैचुरेटेड। लोग कहते हैं ना जी कि यूएस की मार्केट बहुत सैचुरेटेड होगी, एवरीबॉडी इज डूइंग। सो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज डूइंग, बट यू हैव टू क्रिएट योर ओन वैल्यू। अगर आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी सर्विस है जो आप समझते हैं कि यू आर द बेस्ट प्रोवाइडर, तो हाँ, तो सर ये सीपीएफ फॉर्म फॉर्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेरोज साहब पूछ रहे हैं। तो हम देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप सीपीए फर्म को अप्रोच करने के लिए लिंक्डइन इज द बेस्ट फोरम। लिंक्डइन पे यूएस के तमाम सीपीएस मौजूद हैं। आप उनके साथ पहले दिन ही आपको कोई नहीं हायर करेगा, बट आप उनके साथ एक इंटरेक्शन अपना बिल्ड करेंगे। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, बट उनको पता चल जाएगा कि यस, इस बंदे को यूएस की टैक्स की अंडरस्टैंडिंग है, ये कुछ काम कर सकता है। फिर आप और भी बहुत से मार्केटिंग के वेज हैं। आप फेसबुक एड्स यूज कर सकते हैं। उनके थ्रू आप यूएस की मार्केट, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, वहाँ पे आप अपने एड्स चलवा लें। ठीक है? वो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका खर्चा होगा इनिशियली, बट उससे भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है? फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, उसके थ्रू लोग क्लाइंट ले रहे होते हैं। फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग है। देर आर सो मेनी वेज। ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते भी रहेंगे अपने इस कोर्स के दरमियान। सो ठीक है जी, अब हम क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं। अगर अगर किसी का इस हवाले से कोई रिमार्क हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ बता सकते हैं।
आई विल ट्राई टू आंसर। ठीक है जी। अच्छा, कल हमने बेसिकली दो फाइलिंग स्टेटसेस हमने स्टार्ट किए थे। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली हमने कर लिया था, ठीक है। और सेकंड पे हमने मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भी देख लिया था, उसकी कंडीशंस देखी थी कि कब कब आप ये यूज कर सकते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और नुकसानात क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एक एग्जांपल भी मैंने आपको कल करवाई थी डायरेक्ट लाइव सॉफ्टवेयर के ऊपर। और आज हम जो रिमेनिंग टू स्टेटसेस हैं वो देखेंगे, और फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द क्रेडिट्स। ठीक है जी। ओके। सो ये क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस, ये कल हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। इसमें ये है कि ये पहले इसको कहते थे क्वालिफाइंग विडो, अब आजकल इसका जो नया नाम है दैट इज क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस। और ये मैंने कल शायद एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका स्पाउस डेथ हो जाती है, तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है वो ये स्टेटस यूज कर सकता है फॉर दैट ईयर ओनली। और उसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट है दैट इज द सेम, लाइक $29,200 फॉर 2024। और अगर एक साल तो आप यही यूज करेंगे मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली जिस साल में आपके पार्टनर की डेथ हुई, और सब्सिक्वेंट 2 इयर्स में आप क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस का स्टेटस यूज करेंगे, जिसके लिए यानी उसका भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट आपको वही मिलेगी, 29,200। ठीक है। तो फर्स्ट थ्री स्टेटसेस जैसे हमने डिस्कस किए, मैरिड फाइलिंग जॉइंट सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली एंड मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, उन तीनों के लिए तो जरूरी है कि आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिपेंडेंट है या नहीं है, बट द लास्ट टू स्टेटसेस रिक्वायर द टैक्स पेयर हैव एटलीस्ट वन क्वालिफाइंग पर्सन। ठीक है। क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस की कंडीशन ये भी है कि आपके पास यानी कोई डिपेंडेंट चाइल्ड भी था, यानी ये देखिए ना, टू क्वालिफाई द सर्वाइविंग स्पाउस मस्ट हैव बीन एंटाइटल्ड टू फाइल अ जॉइंट रिटर्न or and pay over half the cost of maintaining their home, which was the principal residence the entire tax year of their dependent child। तो इसमें बच्चे का होना जरूरी होता है जो क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस के स्टेटस को यूज करने के लिए। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आप अपने मैरिड फाइलिंग सेपरेटली या फिर सिंगल स्टेटस यूज करेंगे। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द क्वालिफाइड सर्वाइविंग स्पाउस। लास्ट स्टेटस पे आ जाते हैं, हेड ऑफ हाउस होल्ड। हेड ऑफ हाउस होल्ड जैसे कि नाम से ही जाहिर है, एक अगर मैं लेमैन टर्म में आपको बताऊं तो ये स्टेटस बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जो कि सिंगल हैं और साथ उनके कोई पेरेंट्स रह रहे हैं जिनकी वो टेक केयर कर रहे हैं, या कुछ ऐसे मैरिड लोग हैं जिनकी यानी डाइवोर्स हो चुकी है, मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं, और एक आध बच्चा है, दो बच्चे या जितने भी बच्चे हैं उनके, एक पेरेंट जो है उनको उनका ख्याल रख रहा है, उन बच्चों के साथ रह रहा है। ठीक है। तो वो जो स्टेटस यूज करेंगे दैट इज हेड ऑफ हाउस होल्ड। हेड ऑफ हाउस होल्ड का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट है दैट इज मोर देन सिंगल। ठीक है। सिंगल की भी शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताई थी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट है दैट इज $14,600 स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि थ्रेश होल्ड है बेसिकली। अगर आपका इफ दैट अमाउंट इज इफ योर एनुअल अर्निंग इज $14,600 और लेसर, तो देन लॉ डज नॉट रिक्वायर यू टू फाइल अ रिटर्न। तो सिमिलर इज द केस फॉर हेड ऑफ हाउस होल्ड। इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट है विच इज अ लिटिल बिट हायर देन सिंगल, 21,900। ठीक है, फॉर 2024। बट इट इज लेसर देन मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की जो अमाउंट है दैट इज $29,200। ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो हम देख लेते हैं। द फाइलिंग स्टेटस यूज्ड बाय एन अनमैरिड बट डाइवोर्स्ड और मैरिड बट डाइवोर्स्ड, ठीक है, taxpayers who pays more than half of the cost of maintaining a household for a qualifying child who is a dependent for more than 6 months। ठीक है, आपने बच्चे का जो है ना वो खर्चा साथ बर्दाश्त किया हो फॉर मोर देन 6 मंथ्स, एंड फॉर देयर मदर और फादर फॉर द एंटायर ईयर एंड मे क्लेम ईदर ऑन देयर टैक्स रिटर्न। या आपके अगर अम्मी अब्बू आपके साथ रह रहे हैं, मदर फादर, तो उनका पूरे साल का खर्चा अगर आपने बर्दाश्त किया है तो यू कैन यूज दिस स्टेटस एज वेल। If you qualify to file it as head of household, your tax rate will usually be lower than the rates of single or married filing separately। ये मैंने आपको बता दिया कि ये beneficial है for the is more beneficial than single and married filing separately, but less beneficial than married filing jointly। अच्छा, head of household can be used in case of abandoned spouse। abandoned spouse का क्या मतलब है कि अब
फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, वो डाइवोर्स तो नहीं है, ठीक है, शादी हुई भी है मियाँ बीवी की, बट वो अलहदा रह रहे हैं, ठीक है। अगर बीवी शौहर से मोर देन 6 मंथ्स जो है वो इकट्ठे नहीं रहे एक ही घर में, तो क्या होगा कि फिर भी जो स्टेटस यूज करेगा ना, जो हेड ऑफ हाउस होल्ड का स्टेटस है वो यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ अबेंडेंट स्पाउस एज वेल, ठीक है। अदरवाइज तो देखिए, जो स्टेटस यूज होता है वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली होता है ना। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली बजाय आप हेड ऑफ हाउस होल्ड भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ अबेंडेंट स्पाउस। समटाइम्स मल्टीपल स्टेटस कैन बी अवेलेबल, बट वी हैव टू सी विच वन इज मोर बेनिफिशियल, ठीक है। अब हर हर टैक्स पेयर की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। बाज लोगों को बहुत से स्टेटस आपके एट द सेम टाइम अवेलेबल होंगे, बट हमें हर किसी का जो कंडीशन है या जो सर्कमस्टांसेस है उसको देखते हुए देखना है कि यार कौन सा स्टेटस जो है वो मोर बेनिफिशियल है। अब जैसे हर्बर्ट 34 एग्जांपल देख लेते हैं। हर्बर्ट हैं 34, इनकी एज है, इज अनमैरिड एंड पेज 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द हाउस होल्ड। ही एंड हिज डॉटर क्लैरिस 5, उसकी एज है, इज क्वालिफाइंग चाइल्ड डिपेंडेंट लिव्ड इन ऑल ईयर। हर्बर्ट में फाइल एज हेड ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। अब ये मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भी कर सकता था हर्बर्ट, लेकिन क्योंकि उस बच्चे को भी साथ रखा हुआ है और उसकी खर्चा भी ले रहा है पूरे साल का, सो उसके लिए हेड ऑफ हाउस होल्ड इज मोर बेनिफिशियल, सो दे कैन यूज द हेड ऑफ हाउस होल्ड स्टेटस। तो ये जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ चीज़ों का। ये आपसे कोई नहीं पूछता, यानी सीपीए आपसे कभी नहीं पूछेगा कि मुझे ये तो डिसाइड करके दो कि ये कौन सा स्टेटस होना है या नहीं। जब भी आप सीपीए फॉर्म के साथ काम कर रहे होंगे तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट में ये सारी इंफॉर्मेशन लिख के दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था ना, ये कल हमने एग्जाम्पल की थी, तो इस तरह का एक, इसको कहते हैं क्वेश्चनेयर। एक क्वेश्चनर आपको फुल फॉर्म में मिलता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी मौजूद होती है टैक्स पेयर की, जिसमें उसका नाम, उसका टैक्स पेयर एंटीजन, उसका जो स्टेटस है फाइलिंग का वो गिवन होगा, उसका ऑक्यूपेशन गिवन होगा, स्टेट वट, तमाम डिटेल्स उसके W2s, या अगर कोई और फॉर्म्स भी हैं उसके किसी डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट आपको एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में सीपीए की तरफ से मिलता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार इसमें ये इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है, तो या अगर आपको लगता है कि यार इसके फॉर एग्जांपल बच्चों को देख के आपको लगता है कि यार ये स्टेटस नहीं होना चाहिए या कोई डिफरेंट स्टेटस इज मोर बेनिफिशियल, तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं सीपीए को कि यार मेरे ख्याल में इसका ये स्टेटस इज मोर बेनिफिशियल। अगर वो उसको लगेगा बेस्ड ऑन द फैक्ट्स तो वो उसको चेंज भी कर सकता है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज अ टैक्स प्रिपेयर आपके पास जो डेटा आया, आपने उसी डेटा को फॉर्म्स में, जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें इनपुट करना है। दैट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो गलत है सही है, दैट इज नॉट नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए आई प्रेफर एंड आई एडवाइज, आई सजेस्ट कि आप सीपीए फॉर्म को फॉलो करें और कम से कम 2 से 3 साल सीपीए फॉर्म के साथ लगाएं, ठीक है। और उसके बाद आपको एक दफा जब ग्रिप आ जाएगी काम के ऊपर, तो देन यू कैन गो फॉर योर ओन क्लाइंट्स एज वेल। पहले दिन से आप किसी क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम करेंगे तो उसका भी भट्ठा बिठाएंगे और अपना भी, ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट द फाइलिंग स्टेटसेस। अब हम इंशाल्लाह क्रेडिट्स की तरफ जाएंगे, कुछ देखेंगे कि क्रेडिट्स कितनी टाइप के हैं और उनके क्या क्या कंडीशंस हैं या क्या बेनिफिट्स हैं। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें, क्रेडिट्स वर्सेस स्टैंडर्ड। इरशाद साहब का क्वेश्चन है, काइंडली एक्सप्लेन अ बिट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ये मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछले दोनों तीनों लेक्चर्स में, कि जब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट का बेसिकली मतलब ये है कि आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड है। लॉ में गिवन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिंगल एज अ सिंगल फाइल कर रहे हैं रिटर्न, तो $14,600 तक अगर आपकी इनकम है तो यू डोंट नीड टू फाइल। आप सिंपली इसको इस तरह समझेंगे। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन से मुराद है एक आपकी टैक्सेबल अमाउंट को लेस करने के लिए लॉ ने खुद ही आपको एक अमाउंट दे दी कि अगर आपकी $14,600 है तो उतनी ही अमाउंट आप रिड्यूस कर सकते हैं, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, ना ही रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है जी। तो क्रेडिट वर्सेस डिडक्शन का जैसे मैंने बताया था, ये दोनों जो है टैक्स पेयर्स की मदद करते हैं टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है।
They do in different ways. Deductions such as a standard deduction or itemized deduction lower the tax by reducing the amount of income that would otherwise be taxable on Form 1040. Lower taxable income result in a lower tax liability. ठीक है? तो अब फॉर एक इस एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक्सेल में समझा देता हूँ कि क्रेडिट्स और इसमें डिफरेंस क्या है। डिडक्शन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रेडिट। टैक्सेबल इनकम फॉर एग्जांपल आपकी है 1000, दोनों सिनेरियोज में। ठीक है, और यहाँ पे हम टैक्स रेट लिख लेते हैं। टैक्स रेट इज फॉर एग्जांपल 15% आपका लग रहा है आपके स्लैब के मुताबिक। तो अगर फॉर एग्जांपल लॉ आपको कहता है कि जी आपको डिडक्शन अवेलेबल है 14,000, या फॉर एग्जांपल 20% डिडक्शन आपको अवेलेबल है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? डिडक्शन 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम आप डिडक्ट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? 1000 × 20%। तो जो अमाउंट आपके पास आएगी ये आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम 800। टैक्स रेट इस पे ये लग रहा है, तो आपका जो टैक्स पेएबल बनेगा दैट विल बी 800 मल्टीप्लाई बाय 1520। अगर यही हम दूसरी साइड पे देखें क्रेडिट्स के केस में, तो इस केस में आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो तो 1000 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। सही है। लेकिन अगर आपको 200 का क्रेडिट अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, आपका टैक्स भी उसी तरह कैलकुलेट होगा। टैक्सेबल इनकम को आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। ठीक है, और वो अगर आपको 20% या 200 का क्रेडिट अवेलेबल है या 20 का क्रेडिट अवेलेबल है, सो आप यहाँ से इसको क्रेडिट्स को लेस कर लेंगे। ठीक है, इधर आपका टैक्स पेबल बन रहा है 130 और यहाँ आपका पेबल बन रहा है 120। तो डिडक्शन और क्रेडिट्स देखिए, दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी, ये, और 120 में दोनों आपकी जो बेसिकली टैक्स लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है कि डिडक्शन के केस में आपकी टैक्सेबल इनकम से ये पहले लेस हुए डायरेक्टली, डिडक्शन अमाउंट, आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई और उस पर रेट लगा के आपने कैलकुलेट कर लिया टैक्स पेएबल। लेकिन क्रेडिट्स के केस में क्या हुआ कि आपने पहले तो अपना टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की। ठीक है, उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके टैक्स पेएबल बनाया। टैक्स पेएबल में से क्रेडिट्स लेस होते हैं। ठीक है, जबकि डिडक्शंस के केस में टैक्स पेएबल में से डिडक्शंस लेस नहीं होती, डिडक्शंस हमेशा टैक्सेबल इनकम से लेस होती हैं। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा, unlike deductions, credits do not come into play until after taxable income has been computed and tax determined. Then credits may be used to reduce the amount of tax dollar for dollar. ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें क्रेडिट्स में दो तरह के होते हैं जी क्रेडिट्स। वन इज नॉन रिफंडेबल क्रेडिट एंड द अदर इज रिफंडेबल क्रेडिट। ठीक है, अब नॉन रिफंडेबल क्रेडिट क्या चीज है? नॉन रिफंडेबल मींस दैट द कंबाइंड अमाउंट ऑफ दीज क्रेडिट्स कैन नॉट रिड्यूस द टैक्स पेयर्स लाइबिलिटी बिलो जीरो। यानी रिफंड क्रिएट नहीं कर सकते आप। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिफंडेबल क्रेडिट्स इंक्लूड चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट, सेवर्स क्रेडिट, द चाइल्ड्स टैक्स क्रेडिट एंड द फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फिर कुछ क्रेडिट्स हैं जो रिफंडेबल हैं। इसको एग्जांपल के तौर पे मैं इसी जो हमने अभी एक्सेल में देखी है एग्जांपल, उसी में ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्रेडिट्स यहाँ पे तो आ रहे थे 20। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि जी आपको यही क्रेडिट अवेलेबल हैं
170 के, किसी भी वजह से आपका बच्चों की वजह से या अर्न इनकम क्रेडिट आपका इंक्रीज हो जाएगा या जो भी है, तो अगर ये क्रेडिट्स की अमाउंट है 170, टैक्स पेबल आपका है 150, तो आपका जो रिफंडेबल है वो कितना होना चाहिए? 20 आपका रिफंडेबल होना चाहिए ना, टैक्स पेबल स्लैश रिफंडेबल। तो ये 20 रिफंडेबल, अगर रिफंडेबल क्रेडिट्स होंगे तो ये 20 आपको रिफंड हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपके चूंकि क्रेडिट्स ज्यादा हैं और पेबल कम है, तो यहाँ पे ये आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाइल्ड टैक्स क्रेडिट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट जो था ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट था, उस केस में ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका ये क्रेडिट जो है, इफ इट वाज अर्न इनकम क्रेडिट और या फिर एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अगर ये अर्न इनकम क्रेडिट है फॉर एग्जांपल, तो ये आपको रिफंड मिल जाता है 20 का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रिफंडेबल क्रेडिट्स और नॉन रिफंडेबल क्रेडिट्स का। आपको ये डिस्टिंक्शन बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, फिर टाइप्स पता होनी चाहिए कि कौन से क्रेडिट्स रिफंडेबल हैं, कौन से नॉन रिफंडेबल हैं। तो ये जब आप रिटर्न बना रहे होते हैं तो आपको उस वक्त ये चीज़ हेल्पफुल करती है। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हाँ सर, समझ नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा समझा दें क्रेडिट्स होते क्या है। अ, अभी सर मैंने आपको यही एक्सेल में यही तो समझाया है कि क्रेडिट्स क्या है। टैक्स क्रेडिट्स बेसिकली आप इसी तरह समझ लें कि आपके एसेट्स हैं। जैसे पाकिस्तान में भी देखें, आपको अगर कोई डोनेशन देते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो लॉ ये कहता है कि मैं आपको क्रेडिट दूंगा एवरेज टैक्स रेट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह और डिफरेंट टाइप के क्रेडिट्स थे। जैसे लास्ट ईयर बजट में एक क्रेडिट आया था कि अगर आप न्यू या फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं तो हम आपको इतना क्रेडिट देंगे, टैक्स क्रेडिट। ठीक है, वो एक एवरेज टैक्स रेट के ऊपर आपको क्रेडिट्स अवेलेबल हो रहे हैं, वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को बेसिकली कम करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। सो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं क्रेडिट्स के अंदर आज की क्लास में, दैट इज द चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्या है जी? इट्स अ रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें टैक्स ईयर 2024 के लिए ना चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की जो अमाउंट है दैट इज $2000 पर चाइल्ड। यानी अगर आप अमेरिकन सिटीजन हैं और आपके दो बच्चे हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, सिर्फ आप अपनी रिटर्न फाइल करें, तो आपको $4000 गवर्नमेंट खुद देगी, जस्ट फॉर फाइलिंग द रिटर्न। ठीक है, तो मुझे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि यूएस में सब्सिडीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ वहाँ वहाँ पे जो एक्चुअल जो बेनिफिट्स ट्रांसफर होते हैं सिटीजन्स को, वो इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स ट्रांसफर होते हैं, और ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द यूएस सिटीजन्स। अब ये देखें इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कौन कौन क्लेम कर सकता है। पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं। ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट अमाउंट फॉर 2024 इज $2000 पर चाइल्ड विद रिफंडेबल पोर्शन ऑफ 1700। एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ये बाद में जब हम एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट डिस्कस करेंगे वहां पे आपको बताऊंगा कि ये 1700 कैसे रिफंडेबल है। $2000 तो टोटल क्रेडिट है, लेकिन इसमें से जो रिफंडेबल पोर्शन है दैट इज 1700। अच्छा, ACTC comes in, ये ACTC means additional child tax credit comes into play when you have no tax payable in the case 1700 is refundable। अगर आपका कोई टैक्स पेबल नहीं है तो फिर भी आपको 1700 मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज द बेनिफिट फॉर द एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। और ये स्केड्यूल 8812 पे इसकी कैलकुलेशन होती है और उस पे ये फाइल हो रहा होता है। जब हम रिटर्न बनाते हैं ना, तो उस वक्त जहां हम बच्चों की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कल भी जैसे हम देखा था प्रो कनेक्ट पे रिटर्न फाइल करते वक्त जब हमने डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन डाली थी, कल की रिटर्न एक लम्हे के लिए हम खोल लेते हैं। मैं सिर्फ साथ साथ आपको चीजें दिखा ही रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल अप्लाई कहाँ पे हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले पोर्शन में मैंने बताया था हम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे
और डिपेंडेंट्स की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अब यहाँ पे जब हमने डिपेंडेंट्स की इन्फॉर्मेशन डाली थी, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसका कोई बच्चा है जिसका नाम जेवियर, ये फर्जी नाम एक हमने रख लिया फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो ये उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाली। ठीक है, उसका ईयर ऑफ बर्थ डाला, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर डाला, रिलेशनशिप डाला कि जी आपका कौन है ये। अब इसमें देखें चाइल्ड के अलावा और भी बहुत सी ऑप्शन आ रही हैं। अंकल है, सिस्टर है, पेरेंट, अदर्स, नीस, नेफ्यू। तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चे का ही आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर किसी और अपने रिश्तेदार को भी आपने अपने साथ रखा हुआ है और उसके खर्चा आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसको भी आपको क्रेडिट मिलता है। वो डिफरेंट क्रेडिट्स हैं। लेकिन चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के लिए जरूरी है कि आपका जो रिलेशनशिप हो, बेसिकली वो आपका चाइल्ड हो। ठीक है, तो इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपने डालनी होती है। रिलेशनशिप आपने डाल दिया, मंथ्स लिव्ड एट होम, ठीक है जी पूरे साल मेरे साथ रहा है। ठीक है, इसमें चाइल्ड लिविंग विद टैक्स पेयर हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो हम डाल रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी सन की तमाम इन्फॉर्मेशन डाल के जब हम चेक करते हैं रिटर्न को, तो ऑटोमेटिकली उसका जो क्रेडिट है वो फॉर्म 1040 में हमें नजर आ जाता है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। द टैक्स पेयर मस्ट हैव अ क्वालिफाइंग चाइल्ड पर द डिपेंडेंसी रूल्स। अब क्वालिफाइंग चाइल्ड क्या है? क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए एक पूरी डेफिनेशन है, उसके लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी जस्ट हम जनरल कंडीशंस देख लेते हैं। द क्वालिफाइंग चाइल्ड मस्ट बी अंडर द एज 17 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, पहली कंडीशन कि बच्चे की उम्र 17 साल या उससे कम हो 31 दिसंबर की डेट के ऊपर। ठीक है, द क्वालिफाइंग चाइल्ड मस्ट बी अ यूएस सिटीजन, यूएस नेशनल और यूएस रेजिडेंट एलियन। अब सब मैंने जैसे बताया था कि ये जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है ये अवेलेबल सिर्फ यूएस सिटीजन को होता है, यूएस नेशनल को या फिर यूएस रेजिडेंट एलियन। रेजिडेंट एलियन कौन होते हैं? रेजिडेंट एलियन मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे कोई यहाँ से अगर या किसी दूसरे मुल्क से वहां पे जाके इमिग्रेशन ले लेता है या पासपोर्ट यूएस का ले लेता है, तो उसको वो लोग यूएस रेजिडेंट एलियन कहते हैं। यूएस रेजिडेंट एलियन और यूएस सिटीजन टैक्स पर्पसेस के लिए बोथ आर कंसिडर्ड एज सेम। ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। जो टैक्स रेट यूएस सिटीजन के हैं वही टैक्स रेट रेजिडेंट एलियन के हैं। जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, जो क्रेडिट्स यूएस सिटीजन को मिलते हैं, सेम लाइक यूएस पासपोर्ट होल्डर्स को भी वही क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है जी? द क्वालिफाइंग चाइल्ड मस्ट हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो अपने बच्चे का सोशल सिक्योरिटी नंबर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। वैलिड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द यूएस एंड इशूड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ टैक्स रिटर्न, यानी 15 अप्रैल से पहले पहले आपके पास यूएस उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए। The taxpayer and spouse, if filing a joint return, must have a social security number and individual tax identification number issued to them before the due date of the return, including extensions. Obviously, माँ बाप के पास भी अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा इन केस ऑफ यूएस सिटीजन्स। और अगर वो यूएस सिटीजन नहीं है तो रेजिडेंट एलियन के केस में उनके पास इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ITIN उसको कहते हैं। सो ये कंडीशंस हैं इस क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि यार ये क्वालिफाइंग चाइल्ड क्या चीज है? चाइल्ड तो चाइल्ड होता है, बच्चा तो बच्चा है, अब वो क्वालिफाइंग में क्या फर्क है? तो उसके लिए ना यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है डिपेंडेंट की। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ आपके लिए। अच्छा, देखिए जब भी क्रेडिट्स की बात आएगी ना रिलेटिंग टू एनी पर्सन, तो वो हमेशा आपको मिलेगा डिपेंडेंट्स के हवाले से। ठीक है, जो भी बंदा आपके ऊपर डिपेंडेंट है एज अ टैक्स पेयर, चाहे वो आपका बेटा है, बेटी है, माँ बाप है या कोई और रिश्तेदार है, तो वो आपका जब तक डिपेंडेंट नहीं होगा तब तक उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा उसके हवाले से जो आपको मिलना है। अब पहले तो हमने ये देखना है कि डिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, डिपेंडेंट दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक क्वालिफाइंग चाइल्ड होगा
अगर क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है तो वो फिर क्वालिफाइंग रिलेटिव होगा। तो उसके लिए कुछ टेस्ट गिवन है, वो टेस्ट आपको पता होने चाहिए कि यार क्या क्या टेस्ट हैं जो अगर पास कर रहा हो एक टैक्स पेयर तो वो आपका क्वालिफाइंग चाइल्ड बनेगा, अगर क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं बन रहा तो वो क्वालिफाइंग रिलेटिव बनेगा। अच्छा, डिपेंडेंसी टेस्ट में सबसे पहले देखें, डिपेंडेंट टेस्ट मस्ट पास टेस्ट 1 2 3 बिफोर मूविंग टू टेस्ट 4। फेल टेस्ट 1 2 और 3 स्टॉप, दे आर नॉट डिपेंडेंट। अब पहले जो तीन टेस्ट है ना, ये तो दोनों के लिए जरूरी है, यानी क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए भी और क्वालिफाइंग रिलेटिव के लिए भी। अगर इनमें से कोई भी एक टेस्ट पूरा नहीं कर रहा वो बच्चा या वो स्टूडेंट या फिर वो जो रिलेटिव है, तो वो आपका डिपेंडेंट नहीं है। सबसे पहली कंडीशन है द टैक्स पेयर इज नॉट अ डिपेंडेंट, द टैक्स पेयर कैन नॉट क्लेम एनी डिपेंडेंट इफ दे और द स्पाउस इफ फाइल जॉइंटली कुड बी क्लेम्ड एज डिपेंडेंट बाय अनदर पर्सन। ठीक है। अब इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मियाँ बीवी हैं, उनका फॉर एग्जांपल एक बेटा है। ठीक है। अब अगर मियाँ बीवी अपनी रिटर्न सेपरेट फाइल कर रहे हैं तो वो कौन क्लेम करेगा उस बच्चे को, मियाँ करेगा या बीवी करेगी? वो एक अलग क्वेश्चन है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो एक तो ऑप्शन ये होती है कि सरेंडर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मियाँ कहता है कि नहीं, आप इस बेटे का जो क्रेडिट है ये आप क्लेम कर लें, मैं नहीं करूंगा। दोनों नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है। बच्चे का क्रेडिट कोई एक ही क्लेम करेगा। तो अगर उनमें डिसाइड हो जाता है कि बच्चे का जो क्रेडिट है वो उसका जो फादर है वो रिसीव कर रहा है, तो फिर मदर जो है उसको रिसीव नहीं कर सकती। ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है द टैक्स पेयर कैन नॉट क्लेम एनी डिपेंडेंट इफ दे कुड बी क्लेम्ड एज डिपेंडेंट बाय अनदर टैक्स पेयर। अगर किसी और ने उसको एज अ डिपेंडेंट क्लेम किया हुआ है तो आप नहीं कर सकते, ये पहली कंडीशन हो गई। जॉइंट रिटर्न, द पोटेंशियल डिपेंडेंट इज नॉट फाइलिंग अ जॉइंट रिटर्न। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका बेटा है, ठीक है, यूएस सिटीजन है, फॉर एग्जांपल मैं यूएस सिटीजन हूँ, मेरा बेटा है, वो अपनी रिटर्न अपनी बीवी के साथ फाइल कर रहा है ज्वाइंटली, तो मेरा वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। I cannot take him as a dependent in my return since he is filing his own joint return. ठीक है। तीसरा है citizen या resident. The taxpayer cannot claim a person as a dependent unless that person is a US citizen, US resident alien national और resident of Canada और Mexico। आप सिर्फ ये इनमें यही रखें कि US citizen होना चाहिए in order to claim that person as a dependent। तो ये तीन बेसिक टेस्ट्स हैं जो जिनमें से अगर कोई एक भी पास नहीं हो रहा तो यू कैन नॉट क्लेम अदर पर्सन एज अ डिपेंडेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टेस्ट नंबर 4 क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए इन एडिशन टू दीज 3 टेस्ट। ये तीनों टेस्ट तो पास करने ही करने हैं। ठीक है। ये टेस्ट पास हो जाते हैं अगर, तो फिर आपने क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए कुछ एडिशनल टेस्ट हैं, जैसे यहाँ पे हाईलाइट भी किए हुए हैं मैंने। रिलेशनशिप टेस्ट है, एज टेस्ट, रेजिडेंसी सपोर्ट, जॉइंट रिटर्न और स्पेशल केस। तो ये 1 2 3 4 बस सिक्स सिक्स टेस्ट हैं एडिशनल जो आपने देखने हैं रिलेशनशिप क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए। तो रिलेशनशिप में, बच्चे के रिलेशनशिप में देखेंगे तो सबसे पहले कह रहे हैं जी कि द पोटेंशियल डिपेंडेंट मस्ट बी द टैक्स पेयर सन, डॉटर, स्टेप चाइल्ड, फॉस्टर चाइल्ड, ब्रदर सिस्टर, हाफ सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर और डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ देम। अब देख रहे हैं आप कि आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपका बेटा या बेटी ही हो। उसमें वो आपका स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर भी हो सकता है, स्टेप ब्रदर भी हो सकता है, स्टेप सिस्टर, डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ देम, यानी आपका भतीजा भतीजी भांजा भांजी कोई भी हो, आप इसको हाँ आपकी ब्लड रिलेशन में से वो अगर आ रहे हैं आपके भाई या भाई की बेटी, बहन या बहन की बेटी भी आप एज अ चाइल्ड क्लेम कर सकते हैं। सो दूसरा है एज टेस्ट, द पोटेंशियल डिपेंडेंट मस्ट बी अंडर एज 19 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड यंगर देन द टैक्स पेयर। एज जो है उसकी 19 ईयर से कम होनी चाहिए। हाँ, एज अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो उसकी एज 24 भी हो सकती है, या अगर वो परमानेंटली या टोटली डिसेबल्ड है तो किसी भी एज के बंदे को आप एज अ चाइल्ड क्लेम कर सकते हैं। तीसरा है जी रेजिडेंसी टेस्ट, द पोटेंशियल डिपेंडेंट मस्ट हैव लिव्ड विद द टैक्स पेयर मोर देन हाफ ऑफ द ईयर। सो यहाँ पे देखें कि आपने इस चीज को देखना है कि जो जिसको आप डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हैं वो आपके साथ रहा हो मोर देन हाफ ऑफ द ईयर। सपोर्ट टेस्ट, द पोटेंशियल डिपेंडेंट मस्ट नॉट हैव प्रोवाइडेड मोर देन हाफ ऑफ देयर ओन सपोर्ट फॉर द ईयर।
यानी अगर आप अपने बच्चे का एक्सपेंस है फॉर एग्जाम्पल $10,000 पूरे साल का, तो आपने मोर देन 50% एक्सपेंस पे किया होगा तब आपको ये क्रेडिट मिलेगा। जॉइंट रिटर्न, दिस इज करंटली द सेम एज टेस्ट नंबर 2, द पोटेंशियल डिपेंडेंट इज नॉट फाइलिंग ए जॉइंट रिटर्न। ठीक है, ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। मेनली ये ऊपर वाले जो आपके 5-6 टेस्ट हैं यही होते हैं। अगर इनमें से कोई टेस्ट एक भी फेल हो रहा है, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप टेस्ट है, चाहे एज है, चाहे रेजिडेंसी है, तो इसका मतलब ये होगा, जी डॉक्यूमेंटेशन सारी हमें मेंटेन करनी होती है। ऑब्वियसली आपने अगर एक्सपेंस उसका पे किया होगा तो जाहिर बात है आपके पास उसका प्रूफ होगा, स्कूल की फी पे की होगी तो वो उसकी रिसीट होगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स सारे हैं वो मेंटेन करना टैक्स पेयर का काम है। एट द टाइम ऑफ ऑडिट उसने सब्सटेंशिएट करना है इस चीज़ को। एज अ टैक्स प्रिपेयरर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो डाटा दिया गया है हम उसकी बेस पे उसका फॉर्म में इनपुट कर दें। ठीक है जी। तो अगर देखें ये वाली जो सारी कंडीशन में से कोई भी एक पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो आपका क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं है, आपको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको अदर क्रेडिट्स के लिए आप अवेलेबल एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए फिर हम देखेंगे कि क्वालिफाइंग रिलेटिव की डेफिनेशन में वो फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए कुछ और कंडीशंस हैं। द पोटेंशियल डिपेंडेंट कैन नॉट बी टैक्स पेयर्स क्वालिफाइंग चाइल्ड और द क्वालिफाइंग चाइल्ड ऑफ अनदर टैक्स पेयर। अगर आप क्वालिफाइंग रिलेटिव क्लेम कर रहे हैं किसी को, तो फिर वो क्वालिफाइंग चाइल्ड तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तभी आप उसको क्वालिफाइंग रिलेटिव क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, द पोटेंशियल डिपेंडेंट मस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई ना कोई आपका रिश्ता तो उसको उसके साथ होगा, जारी बात है, चाहे वो आपका ब्रदर हो, सन हो, स्टेप फादर या स्टेप मदर हो, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो देयर इज अ बिग लिस्ट। ठीक है, जिन जिन लोगों को आप रिलेटिव क्लेम कर सकते हैं, ये बेसिकली आप समझ लें कि एक पूरा खानदान बेसिकली इसमें कवर किया हुआ इन्होंने। किसी भी अगर खानदान के बंदे को आपने पूरे साल सपोर्ट किया है, देखिए ना यहाँ पे बी कंडीशन में लिखा हुआ है, हैव लिव्ड विद द टैक्स पेयर लीगली ऑल ईयर एज मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड। तो आपने अगर किसी अपने रिलेटिव को पूरे साल अपने घर में रखा, उसको सपोर्ट किया, उसके खर्चे बर्दाश्त किए, तो एट द एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट आपको उसका बेनिफिट लाजमी देगी। ठीक है, द पोटेंशियल, उसके बाद जो कंडीशन है ग्रॉस इनकम, द पोटेंशियल डिपेंडेंट्स ग्रॉस इनकम मस्ट बी लेस देन द एनुअल मैक्सिमम, देयर इज अ थ्रेशोल्ड। अच्छा, इसमें इसमें एक कुछ थ्रेशोल्ड भी हैं कि अगर आपका जो डिपेंडेंट है उसकी इनकम एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रही है, तो फिर जाहिर बात है वो आप पे डिपेंडेंट तो नहीं होगा, वो अपनी इनकम कमा रहा है। तो द टैक्स पेयर मस्ट प्रोवाइड मोर देन हाफ ऑफ द पोटेंशियल डिपेंडेंट्स टोटल सपोर्ट फॉर द ईयर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि उसका जितना भी खर्चा होता है पूरे साल का किसी बंदे का, उसका मोर देन 50% अगर आपने पे किया है तो यू कैन क्लेम देम एज अ क्वालिफाइंग रिलेटिव। ठीक है जी। तो ये कुछ कंडीशंस या टेस्ट है जो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नंबर वन तो डिपेंडेंट क्या है और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए क्या कंडीशंस हैं, और क्वालिफाइंग रिलेटिव्स के लिए क्या कंडीशंस हैं। आपको अभी कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी, सारी बात है, ऊपर से जा रही होंगी, बट इन 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 लेक्चर्स को आपने कोशिश करना है कि एक दफ़ा दोबारा सुने, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी विद इन अ डे और टू जो एलएमएस पोर्टल है उस पर ऊपर अपलोड हो जाएंगे। तो आप दोबारा सुने, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर दोबारा सुने, अगर फिर भी नहीं आता तो फिर आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे चीज़ नहीं समझ आ रही या कुछ इसमें कंफ्यूजन हो रही है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क। एक एग्जांपल देख लेते हैं। लोरी 18 and her potential qualifying child Cheryl 5 months lived together with Lori's mother Brenda, that is 41, for the entire tax year. Lori passes all the requirements to be Brenda's qualifying child. ठीक है, and Brenda will claim Lori as a dependent on her tax return. Lori cannot claim herself nor can she claim Cheryl since herself is dependent of another taxpayer. अब देखें इसमें एक खातून है वो अपनी बच्ची के साथ रह रही है अपनी अम्मी के साथ, यानी वो तीन एक लोग घर में रह रहे हैं, बच्ची, उसकी माँ और उसकी नानी। सो नानी जो है 41, वो अपनी रिटर्न में अपनी बेटी को लोरी को क्लेम कर रही है एज अ डिपेंडेंट। ठीक है, सो लोरी चूंकि हर सेल्फ इज बीइंग क्लेम्ड एज अ डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने एक टेस्ट पढ़ा था, पहला टेस्ट, द टैक्स पेयर इज नॉट अ डिपेंडेंट, द टैक्स पेयर कैन नॉट क्लेम एनी डिपेंडेंट इफ दे कुड बी क्लेम्ड एज अ डिपेंडेंट बाय अनदर टैक्स पेयर। अब देखें लोरी जो है ना वो खुद एक डिपेंडेंट है अपनी वालदा की रिटर्न में,
ब्रेंडा के रिटर्न में। सो वो अपनी अपने बच्चे को नहीं क्लेम कर सकती है एज अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, क्योंकि शी हर सेल्फ कैन बी क्लेम्ड एज अ डिपेंडेंट बाय हर मदर। तो ये सिचुएशन, ये एग्जांपल से आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका कोई क्वेश्चन आपका है अगर, तो यू कैन आस्क। क्वालिफाइंग रिलेटिव कैन बी यूएस सिटीजन एज वेल। अभी देखें यहाँ पे आप कंडीशंस देख लेना। द टैक्स पेयर मस्ट प्रोवाइड मोर, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका जो यूएस सिटीजन, ऐसे ये सिटीजनशिप टेस्ट तो देखें डिपेंडेंट में आ जाएगा ना, सबसे पहले ऊपर आपने देख लिया है ये। क्वालिफाइड रिलेटिव होने के लिए तो आपको यूएस सिटीजन होना जरूरी है, यूएस रेजिडेंट हो, या फिर आप यूएस नेशनल हो, या फिर इनके होंगे तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज किसी और बंदे को आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, चाहे वो आप क्वालिफाइंग चाइल्ड क्लेम करने जा रहे हो, या फिर चाहे क्वालिफाइंग रिलेटिव क्लेम करने जा रहे हो। तो सिटीजनशिप इज द बेसिक टेस्ट। और कोई किसी का क्वेश्चन है इसमें अभी? ये बहुत ज्यादा स्पेशल कंडीशंस होती हैं इरशाद साहब, इतना डिटेल में ना आपको जाने की जरूरत है, और ना ही हमारे इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये देखें, ये जो आपके सामने ये जो डेफिनेशन है ना डिपेंडेंट की, ये तो उन तमाम सिनेरियोज को कवर करने के लिए जो कि पोटेंशली आ सकते हैं इस फील्ड में। बट हमारा ऑब्जेक्टिव उन उन तमाम सिनेरियोज को सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने लेना है। आपको अगर मजीद पढ़ना है तो इसके लिए मैं आपको इसकी जो पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन 17, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। आप आईआरएस की वेबसाइट पे जाएं, पब्लिकेशन 17 लिखें, वो आपको 1040 की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस फॉर्म में बड़ी डिटेल में गिवन है, सो यू कैन स्टडी इट योर सेल्फ। अगर हम इसको वन बाय वन देखना शुरू कर देंगे तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर नहीं जा सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब टाई ब्रेकर रूल क्या है? अब देखें, एक 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 डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल आप किसी को एज ए डिपेंडेंट क्लेम करने जा रहे हैं, या किसी बच्चे को आप अपना यानी रिटर्न में एज अ चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम करने जा रहे हैं, तो फिर अ, अगर वो, जैसे मैंने पहले सिनेरियो एक्सप्लेन किया था कि मियाँ बीवी अगर अलग रह रहे हैं तो कौन क्लेम करेगा, तो वो टाई ब्रेकर रूल एक लॉ में गिवन है। वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। रूल 1, if only one of the taxpayer is the child's parent, the child is treated as the qualifying child of the parent। ठीक है, अगर दोनों बंदों में से कोई एक पेरेंट है, यानी बायोलॉजिकल पेरेंट, ठीक है, तो वही क्लेम करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। If both taxpayers are child's parents but they do not file a joint return together and both parents claim the child, the IRS will treat the child as qualifying child of the parent with whom the child lived for the greater number of nights during the year। ठीक है, यानी अगर दोनों माँ बाप उसके बायोलॉजिकल माँ बाप हैं, बट अगर बच्चा या बच्ची अपने जिस पेरेंट के साथ साल के ज्यादा टाइम रहा, वो क्लेम करेगा उस बच्चे की जो क्रेडिट है उसको। इफ द चाइल्ड लिव विद ईच पेरेंट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, द IRS will treat the child as the qualifying child of the parent with the greater adjusted gross income of the year for the year। अगर दोनों, पहला ये वाला जो टेस्ट है रहने वाला या जो बच्चे के स्टे वाला है, अगर वो इक्वल है दोनों के पास, माँ के पास भी वो साल के फॉर एग्जांपल 360 डेज है तो 180 डेज माँ के पास रहा, 180 डेज बाप के पास रहा, तो फिर कहाँ जाएगा जी, किसकी रिटर्न में क्लेम होगा? फिर हम देखेंगे कि उन दोनों मियाँ बीवी में से एडजस्टेड ग्रॉस इनकम किसकी ज्यादा है। एडजस्टेड ग्रॉस इनकम जिसकी ज्यादा होगी वही क्लेम करेगा उसको। If neither parent can claim the child, next rule है, if neither parent can claim the child as qualifying child, the child is treated as qualifying child of the person with the highest AGI of the year। तो ये जो AGI है ना, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, यही डिसाइड करेगी कि कौन बेसिकली क्लेम करेगा बच्चे का जो कस्टोडियनशिप है या जो उसका जो क्रेडिट है। इस इसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखें, लॉ ये चाहता है कि वो टैक्स पेयर फायदा उठाए जिसकी इनकम ज्यादा है, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा है उसका टैक्स भी ज्यादा बनेगा ना। तो अगर उस टैक्स को कम करना है, टैक्स पेयर को फायदा देना है, तो उसको क्रेडिट्स देने हैं। तो लॉ क्रेडिट देता है उस टैक्स पेयर को जिसकी इनकम ज्यादा हो, जिसका टैक्स पेबल भी ज्यादा बन रहा हो।
जिसका टैक्स पेबल ऑलरेडी कम है उसको तो यानी उस क्रेडिट का उतना फायदा नहीं होगा ना, जिसका जिस टैक्स पेयर की इनकम ज्यादा है, जिसका टैक्स पेबल ज्यादा बन रहा है, उसको जितना फायदा होगा। ठीक है। So if last rule है, if either parent can claim the child but no parent does claim the child is treated as a qualifying child of the person who had the highest AGI, but only if that person's AGI is greater than the highest AGI of child's parents who could have claimed the child. So ये basically exception आप scenario इसको समझ लें कि बॉटम लाइन यही है कि आप जिस बंदे की AGI ज्यादा होगी, चाइल्ड क्रेडिट उसी को ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी इसमें पिरामिड में सबसे पहले जो पेरेंट होगा वो क्लेम करेगा। अगर पेरेंट लिव्ड टुगेदर है फॉर एग्जांपल, तो जिसके साथ ज्यादा टाइम रहा वो क्लेम करेगा। अगर दोनों में इक्वल रहा तो फिर आप एजीआई देखेंगे कि एजीआई किसकी ज्यादा है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है टाई ब्रेकर रूल में तो आप करें, अदरवाइज हम वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं टाई ब्रेकर रूल की। डेबरा मदर एंड मेरना ग्रैंड मदर वुड बोथ लाइक टू क्लेम जीना 8। अब देखें, डेबरा माँ है जबकि मायरना ग्रैंड मदर है। तो हमने टाई ब्रेकर रूल में पढ़ा था कि ओनली द बायोलॉजिकल पेरेंट कैन क्लेम। तो यहाँ पे कौन क्लेम करेगा, डेबरा या मायरना? चैट में आप लिख के बताइएगा कौन क्लेम कर सकता है। यस, दैट्स राइट। जेनिस, सेकंड एग्जांपल है, जेनिस एंड फ्रैंक वुड ईच लाइक टू क्लेम देयर सन मारियो 5। Mario lived with both Janice and Frank together for 3 months during 2023 until his parents divorced. For the rest of the year, Mario lived with his mother for 5 months and his father for 4 months separately. अब देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे साल का कुछ हिस्सा तो माँ बाप इकट्ठे थे, फिर अलहदा हो गए। उस अलहदा वाले टाइम में बच्चा कुछ टाइम के लिए माँ के पास रहा, कुछ टाइम के लिए बाप के पास रहा। तो इसमें हमारा जो ये दूसरा टेस्ट है, पेरेंट लिव्ड विद लॉन्गेस्ट, तो ये आ जाएगा, दिस विल कम इनटू प्ले। तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है इसको पढ़ के कि किसके साथ जाना चाहिए क्रेडिट को? अच्छा जी, एक दफा दोबारा पढ़ते हैं हम, लोगों का ज्यादा जो ख्याल आ रहा है, दैट इज मदर। Janice and Frank would like to claim their son Mario. Mario lived with both Janice and Frank together for 3 months. 3 महीने तो निकल गए, ठीक है, पीछे रह गए 9 महीने। तो 9 में से देखें, until his parents divorced for the rest of the year, Mario lived with his mother for 5 months. माँ के साथ 5 महीने और फादर के साथ 4 महीने रहा है। तो इसका मतलब है कि मदर के साथ उसका जो टाइम है इन 2023, दैट वाज 5 मंथ्स, और फादर के साथ 4 मंथ्स। और 3 महीने तो वो इकट्ठे रहे हैं। तो इकट्ठे रहने वाले टाइम को अगर हम काउंट ना करें, अगर कर भी लें उसको 50-50, तो जो टाइम स्पेंड विद मदर है दैट इज द लॉन्गेस्ट, सो दैट विल बी मदर कैन क्लेम चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल है, ईडा एंड वॉल्टर would each like to claim their daughter Camilla 16. Camilla lived with each parent an equal amount of time. Ida's AGI was 44,000 and Walter's AGI was 47,000। अब इसमें तीसरा टेस्ट आ जाता है, पेरेंट विद द हाईएस्ट एजीआई। तो यहाँ पे देखें, अगर स्टे उसका दोनों पेरेंट्स के साथ बराबर बराबर है तो हम वॉल्टर की ऑब्वियसली एजीआई ज्यादा है, सो लॉ वुड अलाउ वॉल्टर टू क्लेम ईडा एज देयर क्वालिफाइंग चाइल्ड। तो ये टाई ब्रेकर रूल है। इसमें आपको अगर कोई कंफ्यूजन, मेरे ख्याल आप तो नहीं है, बिकॉज इट्स क्वाइट इजी। एडजस्टेड ग्रॉस इनकम तो देखें, हमने जब फार्मूला देखा था रिजवान साहब फर्स्ट क्लास में, तो उसमें हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा उस स्लाइड पे जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इंडिविजुअल टैक्स का फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो तो आपकी इनकम से स्टार्ट होता है ये फॉर्मूला सबसे पहले। फिर उसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे एग्जाम्पशन आप समझ लें। कुछ इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, तो ये आपकी ग्रॉस इनकम आ जाती है, ठीक है। फिर इसमें आपकी जो कुछ डिडक्शंस अलाउ होती हैं,
जैसे आप अगर इजी इजी जुबान में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो जो जैसे आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, पाकिस्तान में भी आप वही एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेंट पे ऑफिस लिया हुआ है, या अगर आपने कोई एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, या आपने कोई यूटिलिटी बिल्स पे किए हैं ऑफिस के, तो ये हैं आपके फॉर एजीआई डिडक्शन होती हैं। ये इन्हें कहते हैं फॉर एजीआई। यानी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम तक पहुंचने के लिए पहले आप ये डिडक्शंस लेस करते हैं, तो ये आपकी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आ जाती है। जी, एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एग्जैक्टली। तो ये एडमिसिबल एक्सपेंसेस आप लेस करके एजीआई में पहुंचते हैं। एजीआई में से फिर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर आइटमाइज्ड डिडक्शन जो भी आपके हायर हो, जो बेनिफिशियल हो, वो लेस करके आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स पेबल बनाते हैं, और उसमें से क्रेडिट लेस करके आपका टैक्स पेबल या रिफंडेबल होता है। सो अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल से समझ आना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कुछ क्रेडिट्स पढ़ेंगे, बार बार चीजों को रिपीट करेंगे, सो इट वुड बी मोर इजी टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स। तो इट्स प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। लेकिन इसका फायदा तभी है कि आप सिर्फ क्लास में पढ़ने की बजाय ना कुछ अपने तौर पे भी कुछ रिसर्च करें। जैसे मैंने आज आपको एक पब्लिकेशन बताई है, पब्लिकेशन 17, उसको जाके देखें। ठीक है, गूगल से आप फॉर्म डाउनलोड करें, 1040, 1040 को स्टडी करें, फिर 1040 की इंस्ट्रक्शंस को देखें। ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये मैंने वैसे खोला हुआ भी है यहाँ पे। हाँ, ये जैसे पब्लिकेशन 17 ये खुली हुई है। ये इसमें तमाम चीजें मौजूद है। ये इसका कंटेंट आप देख लें, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न, फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, फाइलिंग स्टेटस, डिपेंडेंट्स, टैक्स विदहोल्डिंग, एस्टिमेटेड टैक्स क्या है। यानी यू कैन सर्च फॉर एवरीथिंग। ये ओवरऑल 2024 की रिटर्न के लिए आपको ये 143 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इसमें हर चीज मौजूद है जो आपकी रिटर्न फाइलिंग में आपको हेल्प करेगी फॉर 1040। इसी तरह कोई भी, यानी अगर आप सर्च करना चाहें आईआरएस की वेबसाइट पे जाएं, और वहां पे आप जाके अपने रेलेवेंट irs.gov, ठीक है, इस वेबसाइट को आप अपना जो है ना वो अगर किबला बना लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखें फाइल में इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी हम इंडिविजुअल्स पे सिर्फ काम कर रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स की रिटर्न। तो इंडिविजुअल्स आप जाएंगे तो आपको तमाम चीजें, चेक इफ यू नीड टू फाइल, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। आप अपने रेलेवेंट जो फॉर्म्स हैं वो डाउनलोड करें, उनकी इंस्ट्रक्शंस देखें। ठीक है, तो एवरीथिंग यू कैन फाइंड फ्रॉम हेयर। यहाँ पे सर्च का बटन है, यहाँ पे आप लिखें फॉर्म 1040। ये देखें, फॉर्म 1040 आ गया, इंस्ट्रक्शंस फॉर फॉर्म 1040। इंस्ट्रक्शंस फॉर फॉर्म 1040 में जाएं, तो उस फॉर्म को फिल कैसे करना है ये बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट बताएगा। सो द पॉइंट इज कि आप अपने तौर पे जब मेहनत करेंगे ना, तो तब आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए 1040 की पूरी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद इसमें एक मजे की चीज होती है, शुरू में मैं आपको दिखाता हूँ। शुरू वाले पेजेस तो जस्ट ये व्हाट्स न्यू के इस साल में क्या नया है जी। फिर फाइलिंग रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे देखें, डू यू हैव टू फाइल, कि आपने रिटर्न फाइल करनी भी है या नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारी चीजें, जैसे मैंने अपनी स्लाइड्स में डाली नहीं है ना, तो ये यहाँ पे लॉ में मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, व्हेन एंड वेयर शुड यू फाइल। ठीक है, यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक टेबल यहाँ पे गिवन है कि अगर आपकी इनकम $14,600 सिंगल है अगर आप, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है दैट इज 14,600। अगर आपकी एज 65 या उससे ज्यादा है तो ये बढ़ के 16,550 हो जाती है।
सिमिलरली बाकी फाइलिंग स्टेटसेस के केस में भी यहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो इसको इसको स्टडी करें, इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। पीपीटी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी ये असल में कुछ काम इस पे कर रहा हूँ मैं साथ साथ, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो आई डेफिनेटली शेयर विद यू। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन, मेरी पीपीटी से भी ज्यादा जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है दैट इज आईआरएस की वेबसाइट। क्योंकि देखें, मैंने कोई चीज़ उसमें एक्स्ट्रा तो ऐसा अपनी तरफ से तो नहीं कुछ भी ऐड किया हुआ। मैंने वही इन्फॉर्मेशन जस्ट एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में ला के उस फाइल के अंदर डाल दी है। मैं आपको साथ साथ रेलेवेंट जो पब्लिकेशंस है वो बताता जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको आज पब्लिकेशन 17 बताई, 1040 की इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सारंग सारंग सोमरा साहब, आपने लेक्चर शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। क्रेडिट्स पे काफ़ी डिटेल में हमने बहस की है और एक्सेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू भी किया है। सो आप इस लेक्चर की जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड विद दैट। जी बिल्कुल। इरशाद साहब, हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स, एक तो क्रेडिट्स एक कंप्लीट करेंगे हम, और हम एलएलसी बनाना भी सीखेंगे अपने टॉपिक जब ये वाले कंप्लीट हो जाएंगे। इस टॉपिक से हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा है तो प्लीज़ वो कीजिए। बाकी ये जो फर्दर हमारा जो कंटेंट है, आपने कोर्स कंटेंट तो देखा हुआ है। जैसे शुरू में फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे कोर्स का बेसिकली स्कोप क्या है, उस स्कोप में ये चीज़ें शामिल हैं, एलएलसी की इनकॉर्पोरेशन और ये बाकी चीज़ें। So thank you so much जी। I think today is our last class के जो free available है लोगों को। So hope to see you guys in the next lecture। तो अब हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें आसान भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और इट्स अ इंटरेस्टिंग जर्नी। और अगर आप अपने देखें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की देयर इज अ प्राइस टू पे। ठीक है, वो प्राइस नंबर वन सबसे ज्यादा तो है कि आपका हार्ड वर्क है। ठीक है, तो मेहनत जितनी करेंगे इतना जल्दी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचेंगे। और नंबर दो कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अ, वो टाइम भी होगा, वो मनी भी होगी, वो बहुत सी चीजें होंगी। जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। सो इन्हीं रिमार्क्स के साथ हम आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चंस, अच्छा ये दो क्वेश्चंस और आए हैं, देख लेते हैं। रिजवान साहब, कुड यू प्लीज शेयर ड्यू डेट चार्ट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। बिल्कुल, मैंने ये डेमो वाला लेक्चर में शेयर किया था, आप उस लेक्चर को रिकॉर्डिंग चेक करें, वहाँ पे सारी चीजें गिवन है जी। स्टेट्स के यहाँ पे हम नहीं पढ़ा रहे, बिकॉज 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स की 50 डिफरेंट टाइमिंग है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। वी आर जस्ट यू नो डूइंग द फेडरल इनकम टैक्स पार्ट। जी शरोज, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी इसमें मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। ये था कि जिस तरह से आपने कहा है कि इसकी वेबसाइट पे जाके आप मज़ीद मालूमात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे लिए समझ लें कि सारी चीज़ें ऊपर से जा रही हैं। ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वही बात है कि वो 10 से 15 सेकंड तक जहन में रहती हैं और उसके बाद फिर से जो है ना वो यानी कि आप वैनिश हो जाती हैं चीज़ें। बट बेसिक बेसिक चीज़ें या कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आप बोल देते हैं, यानी कि वो कुछ फार्मूलाज हैं जैसे कि, तो वो समझ में आते हैं। बट उसके बाद वो फिर से वो हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है कि क्या डायरेक्शन है, कैसे चीज़ें हैं। तो काइंडली मकसद ये है कि काइंडली उसको थोड़ा सा हमारे लिए उसको स्क्वीज़ करके आप कुछ टॉपिक्स बता सकते हैं कि ताकि वेबसाइट से सिर्फ हम यही स्पेसिफिक चीज़ें देखें। और आई नो कि फ़र्स्ट टाइम में देखने से हमें समझ में नहीं आएंगे, और वेबसाइट इतनी वास्ट है कि हमें एकदम से सारा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो काइंडली इसको थोड़ा सा नैरो करके चीज़ें करके ताकि हमें पता चले आप कि ना, अच्छा। ये जो मैंने आपको आज बताया ना फॉर्म 1040 की इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली जी। आप अगर ये पढ़ लेंगे ना तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जो इस कोर्स का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि श्योर। 1040 इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न है ना। अभी हम वो टॉपिक कर रहे हैं, तो टॉपिक जो कर रहे होंगे आप जारी बात उसी से रिलेटेड चीजें सर्च करें और उसको पढ़ें, आपके लिए आसानी हो जाएगी।
श्योर सर। और सर आगे जिस तरह से हम बढ़ते जाएँगे और जिस तरीके से करते जाएँगे, ऐसा भी मतलब आगे जाके पॉसिबल होगा जैसे कि एलएलसी फॉर्मेशंस हैं और दूसरी चीज़ें हैं और उसकी जो प्रैक्टिसेज़ हैं, ऐसा होगा कि आप हमें हर तरीके से यानी कि आगे पर्सनली भी गाइड कर सकें कि अच्छा ठीक है अपनी जो लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल है उसे इस तरीके से एडजस्ट करना है। फिर आगे से अगर आपका क्लाइंट आता है तो आप इस तरीके से यानी कि प्रॉपर्ली आप गाइड अवेलेबल होंगे हमारे लिए? देखिए, एक तो ये कोर्स के कंटेंट के पार्ट अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ें तो हम सारी कवर करेंगे कि एलएलसी कैसे बनानी है या पीटीआईएन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें तो हमारे कोर्स का पार्ट हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है या वो सजेशंस, वो ड्यूरिंग द कोर्स यानी इस कोर्स की जो ट्रेनिंग या इसके दौरान साथ-साथ डिस्कशन होती रहेगी ना। जैसे आज भी मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको। इसी तरह हम साथ-साथ ये भी चीज़ें कवर करते रहेंगे कि कैसे आप अपने प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे लिंक्डइन पे अपनी विज़िबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये साथ-साथ हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी जितना मेरे पास नॉलेज या एक्सपीरियंस है, आई विल डेफिनिटली शेयर विद यू गाइज़, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है यार कि मतलब आप लोग कुछ ना कुछ लेके जाएँ, आपको फ़ायदा हो और बस इंशाल्लाह जो भी नॉलेज है आई विल डेफिनिटली शेयर विद यू। और कुछ आपसे बचा के नहीं रखेंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। चलिए थैंक यू सर, क्योंकि यही है कि ऑब्वियसली हमारी फील्ड नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, वही है कि हमने थ्रू एड्स थ्रू चीज़ें हमने आपका ट्रस्ट किया। आपका बेसिकली क्या है एजुकेशनल बैकग्राउंड? सर हमारा तो जो है वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है और इसके अलावा जो है वो यानी कि एक कंपनी है उसके साथ कस्टमर सपोर्ट में भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि इस तरीके से हमारा अभी तक है, लेकिन ये फील्ड न्यू है हमारे लिए। ओके। और इतना मुश्किल नहीं है यार, नो इश्यू। बहुत से लोग यानी जिनका फाइनेंस से या टैक्सेशन से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, वो लोग भी कर रहे हैं काम। और यूएस का काम जैसे मैंने आपको बताया ना, जस्ट आपको फॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको पता हो कि यार डाटा मैंने कैसे इनपुट करना है, तो आप स्टार्ट कर लेते हैं। फिर साथ साथ चीज़ें आती हैं। एकदम कोई भी सीखने यानी मास्टर नहीं होता किसी भी चीज़ का। पहले दिन आपको कोई यानी एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे तो यू विल डेफिनिटली ग्रो। ठीक है जी? थैंक यू। एनीवन एल्स? चलें जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड पे, सैटरडे को। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।